अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, इस वक्त हर जगह पर सियासत हो, अदालतें हो, इख्तलाफ राय पाया जा रहा है और आइन कानून की मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंटरप्रटेशन की जा रही है। हमने सोचा कि आज किसी ऐसी शख्सियत से बात की जाए जो कि कानूनदान भी हो और इसके आइन की जो सही तशरीह है वो भी हमें बता सके और सियासत के हवाले से भी गुफ्तगू कर सके। तो हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ गवर्नर कानूनदान सरदार लतीफ़ खोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी है। सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सरदार साहब, शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। वेलकम। सरदार साहब, सबसे पहले तो आप अभी देख रहे हैं कि इस वक्त टेंशन का माहौल है। सियासत में ऑलरेडी टेंशन थी, इदारों में भी कहीं ना कहीं तनाव था। अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत आमने सामने है। अगर हम वन बाय वन बात कर लें तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन मुलतवी किया पंजाब का, और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस ज़ेर समात है। इस पर जो कुछ हो रहा है, हुकूमत ये चाहती है कि फुल कोर्ट बने। अटॉर्नी जनरल ने ये इस्तदा की, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने वो मुस्तरद कर दी। अब एक बार फिर हुकूमत ये अपील करना चाह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर फुल कोर्ट बना दें। तो आपको क्या लगता है कि फुल कोर्ट में मामला जाएगा या अभी ये 3 रुकनी बेंच ही इस केस को सुनेगा? देखिए, ये फैसला तो पहले हो चुका है। जब पहले सुओ मोटो लिया गया था तो उस वक्त 9 जजेस से शुरुआत हुई थी। 2 जज पे एतराज़ किया गया पीडीएम की जानिब से और उन्होंने रिक्यूज़ किया। फिर 2 जज साहिबान ने कहा कि ये हम समझते हैं कि जब अदालत आलिया लाहौर और अदालत आलिया खैबर पख्तूनख्वा में यही मामला ज़ेर तजवीज़ है तो मुनासिब ना होगा कि सुओ मोटो लिया जाए। उन्होंने भी अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया और 9 जजेस ने कहा कि बेंच की तश्कील 9 की जाए और फिर उस पर 5 जज साहिबान की बेंच बनी और फिर फैसला जो 1 मार्च को आया वो उसमें बड़ा वाज़ेह था। 3-2 की निस्बत से अनाउंस किया गया और पिटिशंस को जो है वो मंजूर करके हुक्म दिया गया कि 90 दिन से के अंदर जो है और बेयर मिनिमम अगर कोई उससे कोई तजावज़ करना मकसूद हो तो कम से कम तरीन जो है उसमें जो है वो की जाए। और सदर पाकिस्तान से मशावरत करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने उसी की तकमील में 30 अप्रैल का तारीख दी थी। और जो खैबर पख्तूनख्वा था वो चूँकि आर्टिकल 105 में गवर्नर ने चूँकि तहलील की थी, ये उनका दायरा इख्तियार में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि वो तारीख दें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन जी के। बिल्कुल, और वो गवर्नर ने तारीख दे दी और वो गवर्नर ने तारीख दे दी। बाद में जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला किया गया कि अब इंतखाबात आम इंतखाबात के साथ यानी कि 8 अक्टूबर को कराए जाएंगे पंजाब के, तो फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के भी ऑटोमेटिक ये डेफर हो गए उसी तरफ से। लेकिन अब ये मामला इलेक्शन कमीशन का नहीं रहा, ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी क्या रुख इख्तियार करेगा? अभी तो बहाम पाया जाता है बेंच के हवाले से। हुकूमत को इस बेंच पर कॉन्फिडेंस नहीं है या ये कहें कि चीफ जस्टिस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब गो के उनके पास ये इख्तियारात हैं, वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये सब कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि किसी को भी अगर एतराज़ होता है तो वो जजेस जो हैं उस बेंच का हिस्सा नहीं रहते। तो चीफ जस्टिस साहब को किस तरह से अपना इस वक्त रोल प्ले करना चाहिए कि वो सब का इख्तिलाफ़ी राय जो है वो भी पूरा हो सके, या फिर वो अपने रूल्स के तहत काम करते रहेंगे? मैंने कभी ये नहीं कहा कि जब किसी पर एतराज़ होता है तो वो बेंच से अलहदा हो जाता है या होना चाहिए उसको। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये जज साहिबान की अपनी सवाबदीद होती है कि अगर वो अपने आप को जो है रिक्यूज़ करना चाहें तो ये सुपीरियर जुडिशरी पे कोई भी उनको माने नहीं कर सकता है। जहाँ तक रहा कि क्या होने जा रहा है, ये तो देखें, एक फ़ैसला हो चुका, उसकी जो है वाज़े खिलाफ वर्जी की गई और ये ऑटोमेटिकली केपीके का खैबर पख्तूनख्वा का नहीं हुआ। ये गवर्नर साहब की हठ धर्मी की इंतहा है, उनकी आइनी जिम्मेवारी की कोताही की अल्टीमेट उन्होंने जो है तौहीन की है, अदालत की भी और उन्होंने आइन की भी तज़हीक की है।
जो 8 अक्टूबर पर लेकर गए हैं। इलेक्शन ये तो कमीशन किसी का सूरत में 90 दिन से नहीं जी, नहीं, ये सारी हुकूमत का ये सारा शाखसाना है। हुकूमत इलेक्शन चाहती ही नहीं है, चाहती ही नहीं है, ये फेस ही नहीं कर सकती है। इनका पॉलिटिकल कैपिटल इतना गिर चुका है, इतनी महंगाई का सुनामी इन्होंने जो है मुल्क पर और अवाम पर मुसल्लत कर दी है कि लोग अब इनको, आप देखेंगे इलेक्शंस में हशर क्या होता है। तो इसलिए ये इलेक्शन फेस ही नहीं करना चाहते, लोगों को फेस नहीं करना चाहते, लेकिन उलझा रहे हैं, ये सारा मामला उलझा रहे हैं। अच्छा खोसा साहब, जैसे कि अगर ये ठीक बात है कि हुकूमत का भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है और हुकूमत भी डिफेंस में इलेक्शन कमीशन ने जो भी फैसला दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को अगर सुना जाए और जितने भी इलेक्शन कमीशन की प्रैक्टिस में हैं लोग, वो यही कहते हैं कि जो 58 है उसको एक्सरसाइज किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ये उनके पास राइट है। तो अगर वो इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो अपना कोई फैसला करती है तो ये तो इख्तियारात होना चाहिए उनको करने का, फिर तो आइन से मुनहरिफ नहीं उनको करार देना चाहिए। एक तो देखें, आइन की इतनी तशरीह ना करें। ये 58 का जो आपने हवाला दिया, ये आइन का दफा नहीं है, आइन का आर्टिकल नहीं है, ये जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के 2017 इलेक्शन एक्ट 2017 का ये सेक्शन है जो आइन के ताबे है। आइन में लिखा हुआ है नॉट लेटर देन 90 डेज, नॉट लेटर देन 90 डेज। अब तारीख किसने देनी है? तारीख भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं देनी है, ये भी ज़हन में रखें। तारीख जो है सुप्रीम कोर्ट की भी इसकी तशरीह कर चुका, आर्टिकल 105 में गवर्नर ने देनी है, और अगर गवर्नर नहीं देता तो दफा 57 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत सदर पाकिस्तान देंगे। तो चूंकि पंजाब में गवर्नर ने जो है उसमें तसाहल किया, तो सदर पाकिस्तान को जो दी हुई तारीख थी उस पर उन्हें कहा गया कि बेयर मिनिमम आप उसमें करें। जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, इलेक्शन कमीशन सेक्शन 58 इलेक्शन एक्ट 2017 में सिर्फ शेड्यूल में रद्दोबदल कर सकता है। शेड्यूल तारीख नहीं है, तारीख अलहदा चीज है, शेड्यूल अलहदा है। शेड्यूल ये होता है कि कागजात नामजदगी किस तारीख को दाखिल होंगे, उसके एतराज़ात कितने दिनों में होंगे, एतराज़ात के बाद जो इसके मुस्तरद होंगे या मंजूर होंगे, उनके खिलाफ अपील जो फरीक चाहे करे वो कितने दिनों में और किस फोरम के पास करेगा। उसके बाद हतमी तारीख, हतमी फहरिस्त उम्मीदवारान की जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी कब लगेगी, फिर उसके बाद इलेक्शन का कैंपेन का दिन कितने दिए जाएंगे, ज़ाब्ता उसका क्या होगा, और फिर इलेक्शन किस दिन होगा और किस दिन में जो है इलेक्शन वो जो है कैंपेन बंद हो जाएगी। सो ये है इलेक्शन शेड्यूल जिसमें रद्दोबदल कर सकती है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत कोई ऐसा अख्तियार नहीं है कि वो तारीखें दे, और यही सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। अब रह गई है 218। लेकिन सरदार साहब, अगर आपकी ये भी बात कर ली जाए तो जैसे आपने ये पहले भी कहा और सुप्रीम कोर्ट के जो इलेक्शन के हवाले से फैसला आया था उसमें भी कहा कि 90 डेज और नियर एज नियर टू के आप करवाएं, तो अगर उस तरह से इलेक्शन कमीशन उसको सामने रखते हुए थोड़ा सा टाइम अगर दिया है, तो थोड़ा सा टाइम 8 अक्टूबर का भी वो अगर उसको समझ जाए तो ये फिर उसकी बुनियाद पर अपने आप को डिफेंस में ला सकता है। अरे बाबा, 6 महीने में बेयर मिनिमम का लफ्ज है, बेयर मिनिमम 6 महीने नहीं होता बेयर मिनिमम। बीबी कोई रीजनेबलनेस कहीं आप आ जाए ये नहीं है, इसलिए ये तो आप खातिर जमा रखें। जहां तक ताल्लुक है, ये तमाम जो मफरूज़े किए गए हैं, जो बहानाखोरी की गई है, ये फिर एक नजरिया ज़रूरत को नाफिज किया गया है, मुंजबित किया गया है। पहले मिलिट्री डिक्टेटर्स नजरिया ज़रूरत यानी करते थे, लॉ ऑफ नेसेसिटी को बीच में घुसेड़ते थे। अब ये जो है सिविलियन गवर्नमेंट कर रही है, हुकूमत कह रही है मेरे पास पैसा नहीं है, वज़ीर ख़जाना कह रहा है, वज़ीर दिफा कह रहा है कि मेरे पास जो है रेंजर्स नहीं है या हम स्पेयर नहीं कर सकते, वज़ीर दाखिला फरमा रहे हैं कि हम पुलिस पर्सनल नहीं दे सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और वज़ीर
कानून फरमा रहे हैं कि हम जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं दे सकते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स के तौर पर। ये तमाम बहाने जो हैं ये पहले भी किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसका इहाता करने के बाद सभी इदारों को हुक्म दिया आर्टिकल 220 में कि ये इलेक्शन कमीशन के ताबे हैं और इलेक्शन कमीशन जो चीज़ उसकी ज़रूरत है फेयर एंड फ्री शफाफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के में पैसे की ज़रूरत है, अफवाज पाकिस्तान में ज़रूरत है, पुलिस की ज़रूरत है या जुडिशियल ऑफिसर की, सभी इसके मुआवनत करने के पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन के। अब चूंकि हुकूमत के चारों यानी वजारतों ने जी ये इस किस्म की झंडी दिखा दी है और हुकूमत करवाना नहीं चाह रही है, तो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए ये इल्तवा किया गया है। इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं है 8 अक्टूबर तारीख देने की। ये आप देख लें कि इसी हफ्ते जो आया चाहता है, इसी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट कि ये एग्जीक्यूटिंग बेंच है, बुनियादी तौर पे फैसला हो चुका है, पहले हो चुका है फैसला, इसलिए ये कोई नया फैसला नहीं होगा और ना नया फैसला सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, क्योंकि हुकूमत ने या इलेक्शन कमीशन ने कभी नजरसानी नहीं की थी उस फैसले की। तो ये तो पता नहीं किस दुनिया में ये बेवकूफ बना रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को गुमराह कर रहे हैं। और सारा मीडिया भी, मैं हैरान हूँ क्यों लगा हुआ है कि नया फैसला होने जा रहा है, कोई नया फैसला नहीं हो रहा। ओके, इस फैसले के ऊपर क्या क्या हो सकता है मैं आपकी राय जरूर शामिल करती हूँ, लेकिन खोसा साहब जाहिर है कि गवर्नमेंट है, एक स्टेक होल्डर है इस वक्त और उनके हाथ में भी सब कुछ है। अब वो अगर रिजर्वेशंस कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बने और अगर इलेक्शन का फैसला होना ही है तो वो फुल कोर्ट सुन ले, तो एक फ्रीक अगर इस बात पर इसरार कर रहा है तो क्या ये नहीं है, मुनासिब नहीं है कि अदालत उस फ्रीक को भी सुन ले और फुल कोर्ट बन जाए, फिर जो भी फैसला होगा सबके लिए काबिल कबूल होगा, एतराज़ कोई नहीं हो सकेगा। एतराज आप फिक्र ना करें, एतराज इन्होंने इलेक्शन करवाना ही नहीं है, एतराज की तो बाद की बात है ना। ये नजर आ रहा है, अब ये बिल्कुल वो 1997 वाला सीन ये दोहरा रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्होंने 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं करवाना है, इनका कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं संभल रहेगा। देखें, बात यह है कि हुकूमत, आप कहते हैं फरीक है, फरीक है, कोई हुकूमत फरीक नहीं है। रियासत डूब रही है इस वक्त, ये आइन में सिर्फ रियासत ही को हक के हुक्मरानी है और रियासत है अवाम। अवाम अपने जो है मुंतखब नुमाइंदों के जरिए जो ऐवान उसमें मारे से वजूद में आते हैं, वहां से मुतरशिह होती हैं हुकूमतें, नीचे से लेके ऊपर तक, यानी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से लेकर और नेशनल पार्लियामेंट तक और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से लेकर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, ये सारी ताबे हैं रियासत की। और वफादारी हर शख्स की, हर पाकिस्तानी की आर्टिकल 5 में रियासत की वफादारी और आइन की ताबेदारी उस पर लाजिम और वाजिब है। सो हुकूमत को हमने रियासत के ऊपर बिठा दिया है, हमने न्यूट्रल्स को रियासत के ऊपर बिठा दिया है, हमने अदलिया को रियासत के ऊपर बिठा दिया है। अरे भाई, अवाम की तो पूछो, जो रियासत है, जिनको हक हुक्मरानी है, वो तो बेचारे चीख रहे हैं और आटे की लाइनों में अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, वो मर रहे हैं भगदड़ में, उनको आटा नसीब मुयस्सर नहीं आ रहा है। हम किस उसकी बात कर रहे हैं? हुकूमत स्टेक होल्डर है। और मोहतरम नवाज शरीफ साहब, उनका तो वो न सिर्फ सजा याफ्ता है, वो अदालती मफरूर भी हैं। उनका तो बयान शायद आपको दिखाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो कानूनी और आईनी तौर पर इस वक्त तक जो है सजा याफ्ता मफरूर है। मैं नवाज शरीफ साहब के लिए क्या रिलीफ का कोई डिफेंडर है, राइट, मैं नवाज शरीफ साहब के लिए कोई रिलीफ का, जो अभी सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर बिल की मंजूरी हुई है उसमें कोई रिलीफ का इम्कान है, इस पर बात करती हूँ। लेकिन थोड़ी सी मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात कर लूँ आपसे, लेकिन ब्रेक शामिल कर, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा के खुद नोटिस पर जो ऑब्जर्वेशन है वो मुस्तरद की गई है, उसकी क्या वजूहात है, क्या तफरीक है सुप्रीम कोर्ट में भी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। की पहुंचे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। हम जो कुछ हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हो रहा है, इलेक्शन के मामले पे हुकूमत जो है वो अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखती है और इसके साथ पीटीआई का अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के साथ खड़ा है और कोई चीफ जस्टिस के साथ खड़ा दिखाई देता है, लेकिन कोई कहता है कि वन मैन शो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में
जजेस के दरमियान और चीफ जस्टिस के दरमियान इख्तलाफात पाए जाते हैं, और क्या पहले इस नौयत के इख्तलाफात होते हैं जो आम हो जाते हैं? देखें, हर एक की जज साहिबान जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं वो यकीनन अपनी अपनी राय रखते हैं, वो साहिब इल्म हैं और कानून पर उनको दस्तरस होती है, यकीनन उनका अपना अपना नज़रिया होता है। और ये हमेशा जजेस के दरमियान जब लार्जर बेंचेस बनते हैं तो उनका अपना इख्तलाफ भी उनके दरमियान होता है, ये एक नॉर्मल फीचर है। जहाँ तक ताल्लुक़ है ये कि क्या चीफ जस्टिस साहब को अकेले ही ये बेंच बनाने का अख्तियार होना चाहिए और सुओ मोटो का जो है क्या वही इस चीज़ का फ़ैसला करें, या ऊपर वाले 2, 3, 4, 5 सीनियर जजेस की एक बनाई जाए, एक टीम बनाई जाए और वो इन चीज़ का तयन करे। ये बात काफ़ी अरसा से ज़ेरे बहस रही है, बारों में भी रही है, हमारे जो वकला तंजीमों में भी रही है और ये अदलिया के अंदर भी रही है। और जब भी साल नौ होता है तो जज साहिबान तकारीर में भी बातें इन चीज़ का इज़हार करते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के बने हुए हैं उनमें चीफ जस्टिस ही को ये इस्तेहकाक है कि वो सुओ मोटो किसी मामले पर जो है, चाहे वो जज साहिबान का नोट आए, चाहे वो रजिस्ट्रार की जानिब से नोट आए या किसी शहरी की जानिब से नालिश हो, वो सुओ मोटो का अख्तियार चीफ जस्टिस ही की सोल प्रेरोगेटिव है अभी तक जो मुरवजा इस वक्त के ज़वाबित है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सही जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो उसको नोटिस पर ऑब्जर्वेशन है उनको मुस्तरद करना बिल्कुल ठीक है, ये इख्तिलाफ की बुनियाद पर नहीं। देखें वो तो 5 जजेस, 5 जजेस का पहले बेंच लार्जर बेंच फैसला कर चुका है ये, और 2022 में उन्होंने फैसला किया, वो रिपोर्टेड जजमेंट है पीएलडी 2022 सुप्रीम कोर्ट में। जब 5 जज साहिबान ये फैसला कर दें कि ये चीफ जस्टिस का सोल प्रीरोगेटिव इस्तेहकाक है तो फिर कोई उससे कमतर बेंच जो है तादाद का वो उस पर हावी नहीं होता है। सो ये जो की गई है रजिस्ट्रार की जानिब से एक क्लैरिफिकेशन दी गई है कि 5 जजेस का, और उसका इहाता भी किया गया है कि वो जर्नलिस्ट के राइट, फंडामेंटल राइट्स पर जो है सुनते हुए 5 जज साहिबान ने ये फैसला किया था कि ये खालिसतन इस्तेहकाक सिर्फ चीफ जस्टिस साहब का है सुओ मोटो बेंचेस बनाने का और सुओ मोटो केस को टेकअप करने का। अच्छा। तो 3 जजेस जो हैं उसको, 5 जजेस को ओवरराइड नहीं करते, लिहाजा उस फैसले को उन्होंने कहा कि नज़रअंदाज किया जाए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जजेस साहिबान के दरमियान इख्तलाफ राय होता है और पहले भी होता रहा है, सिवाय चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के, जो 17 के 17 जजेस जो थे उनका इतना कमांड या कंट्रोल या उनकी जो है एक यगानगत थी कि कोई एक भी 17 में से इख्तलाफी राय नहीं देता था। अब तो खैर नजर आ गया, सामने इख्तलाफ आया। दूसरी आपकी बात ये थी कि क्या इतनी ओपन कभी इस तरह से नजर आया है, तो ये बड़ी मैं समझता हूँ एक अफसोसनाक एक बात है कि पहले ही हमारे पॉलिटिकल एरेना में, जिस तरह आपने कहा, और इंस्टीट्यूशनल एरेना में तो पहले ही बहुत ज़्यादा इर्तिहाश और एक मुखासमत की जो है फिजा नज़र आती थी। अब अदलिया में भी जो है खुल के सामने आ गई है इख्तलाफ, जो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। और चीफ जस्टिस साहब ने कल आपदीदा होकर ये कहा कि नहीं, हमारे दरमियान कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है, इंशाल्लाह सोमवार को आपको खुशखबरी मिलेगी। तो ये उन्होंने कहा है। और जहाँ तक ताल्लुक है फुल कोर्ट का, देखिए फुल कोर्ट, हाँ जी ठीक है, फुल कोर्ट का कोई मुजायका नहीं है, लेकिन कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता है। मगर यहाँ तो हुकूमत की ये इस्तदा, ये रिक्वेस्ट, ये बदनीयती पर मबनी है कि 15 के 15 जजेस बैठकर करें। 15 में से भी फिर कहते हैं जी 2 तो ना हो, ये 2 ना हो, तो फिर इसका मतलब है आप अपने मनपसंद मुसल्लत करना चाहते हैं। ये दरअसल इसको कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। हालांकि इशू सिर्फ इतना है कि आइन में मुंदर्ज है कि नॉट लेटर देन 90 डेज, 90 दिन से मुतजाविज इलेक्शन नहीं होंगे, इतनी सा इशू है। राइट, मैं इसी को आगे टेकअप करती हूँ कि 90 रोज में इलेक्शन करवाने का कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला दिया और आपने ये कहा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी एक इम्प्लीमेंट करना है, फैसला पहले आ चुका है, इस केस में अब आगे कुछ होना नहीं है। तो अगर होना नहीं है, इसी
कि इसी को इम्प्लीमेंट करना है। और इलेक्शन कमीशन ने अगर ये मुलतवी किया है तो क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म दे सकता है, तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई हो सकती है कि आपने हमारे ऑर्डर को बाय नहीं किया है? जी बिल्कुल, आर्टिकल 204 में ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ये दायरा इख्तियार में है कि वो तौहीन अदालत में इन पांचों को सजा करें। और आर्टिकल 190 में दर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को तमाम इदारे पाकिस्तान के जो है उसकी मुआवनत के पाबंद हैं और उसको करेंगे, उसको दे विल वर्क इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बहुत सख्त जो है मैंडेट है कि सुप्रीम कोर्ट की जो करनी है। तो अगर 5 मेंबर इलेक्शन कमीशन के वो करते हैं, अगर यूसुफ रजा गिलानी को सजा हो सकती है तौहीन अदालत में, तो और जो है नाअहल भी हो सकते हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन नाअहल भी होंगे और ये पाबा सलासल भी होंगे। इनको जो है सजा भी होगी तौहीन अदालत के इर्तिकाब में। हाँ, अलबत्ता ये डालने की कोशिश करेंगे हुकूमत पर, तो फिर हुकूमत को भी बीच में लपेट के ले आएंगे। अच्छा खोसा साहब, अब आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस साहब यही ऑर्डर देंगे कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, हमारे पहले फैसले की रोशनी में इम्प्लीमेंट किया जाए, आइन की रूह से भी इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए 90 रोज़ के अंदर अंदर या इस नियर टू जो कुछ भी होता है। उस सूरत में इलेक्शन कमीशन के पास अब ये फिर मामला आएगा। अब हुकूमत इसको मजीद, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन ये करवाना ही नहीं चाहती, अभी नहीं आगे भी नहीं, तो फिर हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं आइनी कानूनी कि वो रास्ता इख्तियार करें कि जिसके ऊपर इलेक्शन मजीद डिले हो सके या वो कर सके? इसको खाना जंगी करवा दें। वो तो पहले ही राना सनाउल्लाह कह रहा है या इमरान खान होगा या हम होंगे। मुझे ज़ियाउल हक के वो लफ्ज़ याद आ गए जब लोग कहा करते थे एक कब्र है, या भुट्टो जाएगा या ज़ियाउल हक जाएगा, तो उसने भुट्टो को शहीद करके कब्र में उतार दिया। अब राना सनाउल्लाह यही कह रहा है कि या इमरान खान होगा या वो। और मरियम बीबी फरमा रही हैं कि जब तक नवाज शरीफ पवित्र होकर दूध का धुला होकर नहीं आ जाता है और इमरान अंदर नहीं हो जाता है, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं हो सकती। तो ये तो पहले ही कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, और अब भी इन्होंने साफ कह दिया, खुल के कह दिया है कि हम इलेक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम अमल नहीं करेंगे। ये बगावत है, आइन से बगावत है, ये रियासत से बगावत है, ये पाकिस्तान की तबाही की तरफ पाकिस्तान को धकेल रहे हैं, खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। आप देखें आवाम की और महंगाई का अमान कोई हाल देखें क्या हो रहा है। IMF आपको देने को, ट्रांची देने को तैयार नहीं है। IMF आप पर शर्तों पर जो है आपकी बुछाड़ किए जा रही है। आपकी आवाम का जीना दो भर हो गया है, और यहाँ हम लगे हुए हैं कि जी 3 का होना चाहिए, 3-2 है या 4-3 है, या ये जो है फुल कोर्ट होना चाहिए। भाई ये अय्याशी कौन कह रहा है? ये बहस तो बिल्कुल मैं समझता हूँ सिवाय इसके कि आपकी नीयत ही नहीं है इलेक्शन कराने की और आप वही उलझाना चाहते हैं। 97 में इन्होंने यही किया था, सुप्रीम कोर्ट का चढ़ दौड़े थे, पहले हमला कर दिया था, फिर इन्होंने चमक की रीत रखी, फिर क्वेटा में ऑपरेशन किया जिसने, फिर इन्होंने जो है पिशावर से ऑपरेशन किया, फिर 2 लख्त की सुप्रीम कोर्ट को, फिर सजाद अली शाह के खिलाफ स्टे करा के जो है अदालत के चीफ जस्टिस के ऊपर धड़ाबंदी बनाकर एक सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी की जो है वो वदियत में इन्होंने उसको चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को जो है डॉर्मेंट करके उतार दिया। तो ये अब भी वही सीन रिपीट हो रहा है। अब अच्छा, आप ये सरदार लतीफ खोसा साहब, ये मुस्लिम लीग नून तो चलेंगे, समझ में आ रहा है कर रही है, लेकिन इसके साथ वो तमाम सियासी जमातें और ख़ासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिससे आपका भी ताल्लुक है, वो भी यही कुछ कर रही है जो कि आइन बनाने वालों में से है, और वो भी उनके साथ खड़े हैं। तो फिर जब वो साथ हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? देखें, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी 3 पीस, जिसका शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसके बानी, जिनकी बुनियाद रखी थी, और हमने उसी दिन से शुरुआत की थी। मैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का सदर था जब भुट्टो साहब से हमने लबैक की, और उसके बाद जो है नुसरत भुट्टो साहबा कुछ अर्सा के लिए बनी थी को चेयरपर्सन, और फिर रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो बनी थी। वो 3 पीस, और मैं उसका सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ, उसका सिंबल तलवार है। आज भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे चले जाएं, तलवार वाला पीपल पार्टी जो है वो हिस्सा नहीं है, ना हुकूमत का हिस्सा है ना PDM का हिस्सा है। 4 पीस का जरूर अलायंस एक है हुकूमत के साथ, लेकिन मुझे बताएं कि हमारी वजारतें जो हैं, वजारत खारजा है, वो तो आइसोलेशन से निकाल के भुट्टो ने ग्लोबलाइजेशन में किया। ये तो
शहरी को देखें, शहरी रहमान, वो इन्वायरमेंटल में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे वजीर जो हैं इस डिसीशन मेकिंग में, माफ़ कीजिएगा, ये शहबाज शरीफ और उसकी काबीना है, इसमें इसहाक डार वजीर ख़जाना है, इसमें वजीर दाखिला जो हैं ये राना सनाउल्लाह हैं, लेकिन इसमें वजीर जो वो अपना दिफा हैं वो ख्वाजा आसिफ हैं। तो जो चारों मिनिस्ट्रीज जो रेजिस्टेंट हैं, वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब हैं, वजीर दाखिला जो है वो राना सनाउल्लाह साहब हैं जो पुलिस फोर्स देने से इनकारी हैं, वजीर ख़जाना पैसे देने से इनकारी हैं, वजीर दिफा जो है रेंजर्स देने से इनकारी हैं, और वजीर कानून जो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब वो रिटर्निंग ऑफिसर्स देने से जो है माजरत खान। राइट, लेकिन तो लेकिन खोसा साहब ठीक जो है, है ये बिल्कुल पीपल्स पार्टी नहीं है। जी ठीक है, पीपल्स पार्टी नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी आइन की मुहाफिज तो बन सकती है ना। अगर आइन के खिलाफ कुछ हो रहा है, आइन पर कदगन लगाई जा रही है, तो फिर पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद से अलग होने का ऐलान तो एटलीस्ट कर सकती है ना। प्रेशर तो हुकूमत के ऊपर डाल सकती है ना। अब आपके अक्सर लोग, आपके अलावा अक्सर लोग इस हुकूमत के इस मौक़िफ़ को डिफेंड करते नजर आते हैं, और बल्कि वो उसके साथ कहीं ना कहीं खामोश भी नजर आते हैं, खामोश भी नजर आते हैं। गो के खामोश तो हो सकते हैं शायद मसलतन इसलिए कि हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन इसके देखें आइन के हम खालिक हैं। आइन को मावरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी बारहा कहा है कि आइन से मावरा हम कोई इकदाम नहीं करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब, सदर साहब जो है वो भी 100 दफ़ा कह चुके हैं, उन्होंने तो आइन को पवित्र किया, उन्होंने तो पैवंदकारियाँ 18वीं तरमीम के ज़रिए सारी निकाल बाहर की और सारे अख्तियारात उन्होंने अवाम को और पार्लियामान को वापस किए रियासत में। इसलिए हमने तो आइन को बिल्कुल मुहाफिज भी हैं, आइन से मावरा किसी कदम के हम साथ भी नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी, मैं पीपल्स पार्टी हूँ, पीपल्स पार्टी की रूह आप किसी वर्कर से पूछ लें, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करता कि आइन से माफरा। अरे बाबा कराएं इलेक्शन, क्या फ़र्क पड़ेगा अगर नतीजा जो भी होगा ये प्रेशर सरदार साहब, फैसला करने ये प्रेशर गवर्नमेंट में बैठी पीपल्स पार्टी PMLN के ऊपर क्यों नहीं डाल रही कि आप इलेक्शन में जाएं? वो इस वक्त सुमन बुकमुन क्यों है, वो खामोश क्यों है? अगर आप कहते हैं खामोश तो हो सकती है। इस सवाल का जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। बात हो रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अगर खामोश है तो उसकी खामोशी की वजह क्या है? सरदार साहब क्या समझ रहे हैं, खामोशी की कोई वजह हो सकती है? अलहदा क्यों नहीं होते अगर वो इख्तिलाफ करते हैं इस वक्त अपनी इत्तेहादी जमात से, PMLN से? देखिए मोहतरम इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स किए हैं, इसमें कोई शायबा नहीं है। उनको अपोजिशन में बैठना चाहिए था। अगर उनके खिलाफ जो पहला उन्होंने बयानिया बनाया है अमेरिका से इम्पोर्टेड फलाना, ये देखें, फिर बाद में ख़ुद उन्होंने वापस लिया और फिर बाजवा साहब पर उन्होंने शुरुआत कर दी और फिर पार्लियामान से निकल आए। तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब था। रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को उस वक्त सजाद अली शाह जो चीफ जस्टिस से बदमस्त हाथी की तरह हमें रोनते जा रहे थे, और फिर फारूक लगारी सदर पाकिस्तान उस वक्त के हमारे ही बनाए हुए, हमारे ही खिलाफ होके गैंग अप हुए और आर्मी चीफ और नवाज शरीफ साहब ने मिल के हमें 17 सीटों पर, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, लिटरली बीबी शहीद को 17 सीटों पर ला के खड़ा किया, पंजाब से वाइट वॉश किया, एक भी सीट पंजाब से नहीं थी, लेकिन बीबी ने बाइकआउट नहीं किया था रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने। वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी बनी और वो लड़ती रही और बिलाखिर आपने देखा। देखें, अगर राजा रियाज को बनाया है तो इनकी अपनी पुल आउट करने की वजह से राजा रियाज लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन बन के और वो हुकूमत के बिल्कुल संगम करके वो हर चीज़ जो है उनके मन पसंद किए जा रहे हैं। फिर आपके पास 2 असेंबलियाँ, आपने क्यों 2 असेंबलियाँ टूट के इस कर्ब में जो है मुब्तला किया? तो मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब को तो बिल्कुल हम समझते हैं कि इदराक हुक्मरानी नहीं है, मगर उन्होंने जो एक बयानिया बिल्ड किया, यकीनन एक कल्ट बिल्ड किया है, और उससे जो है महंगाई जितनी इस 1 साल में हुई है, अवाम PMLN को इलेक्शन में ऐसी मार देने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि आप देखें, इसलिए वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं। अब हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि जो तहरीक, जब इनको नो कॉन्फिडेंस में, अदम एतमाद में हमने मोहतरम इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा से जो है आईनी तौर पर उनको खारिज किया था,
तो अब उसके बाद हम हटाया जी, बिल्कुल वो आईनी तौर पर था, तो अपना किरदार अदा करते। मैं कहता हूँ ये कभी भी इतने इस किस्म के गलत आईन कानून ना बनते। अब नैब को ख़त्म कर दिया गया है, जो कुछ भी हुआ है आपके सामने, राजा रियाज के ज़रिए चेयरमैन नैब भी अपनी मर्ज़ी का बनाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन में जो असामियाँ होती हैं वो भी केयर टेकर भी अपनी मर्ज़ी के बनाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें ना होती और ये चीज़ रुक जाती। अपने आप को भी अजियत में डाला इमरान खान ने, अपने वर्कर्स को भी अजियत डाला, और पाकिस्तान की सारा ये क्योस जो क्रिएट हुआ है। तो मुझे बताएं, हम खामोश ना रहें तो क्या करें? इसलिए हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो और आइन के मुताबिक हो, और अवाम को जज करने दे। अवाम जिसको भी पजीराई देती लेकिन है, सरदार साहब जाहिर है कि खामोशी नीम रजामंदी भी जाहिर करती है, और पंजाब में बैठे हुए आप जैसे लोग वो तो इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन वफाक में बैठे हुए लोग इख्तिलाफ नहीं करते। तो फिर सवाल तो उठता है कि आइन के मुहाफिज आइन बनाने वाले भी आज खामोश हैं, तो फिर आइन का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? इस सवाल का जवाब तो ज़रूर आपको देना चाहिए, और अपनी क़यादत से यकीनन आपकी इस पे बात होगी। करेगी जी। देखें, हम वकला करेंगे, एतजाज़ आसन हो, मैं हूँ, आप देखें कि हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है। और पीपल्स पार्टी के हम माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम बड़े छोटे मोटे वकील भी एक अपना मुकाम बाहर के लीगल फ्रेटर्निटी में रखते हैं। तो हमारा जो है वकला करेंगे आइन का तहफ़्फ़ुज़, अवाम उन्नास करेगी आइन का तहफ़्फ़ुज़। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल शाना बशाना उनके पीछे खड़े हुए हैं। चलिए, पीपल्स पार्टी की तो आइन में सरदार साहब, पीपल्स पार्टी की तो मजबूरियां हैं, वो इस वक्त इत्तेहाद में बैठी है। तो आइन के साथ आपकी लेगेसी ऐसी है, आप कानूनदान भी हैं, तो आपकी तो कोई मजबूरी नहीं होगी। तो यानी कि फिर पीपल्स पार्टी से दूरियां आपकी बढ़ रही हैं, ये समझा जाए? नहीं, मेरी कोई ना 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 ना, मैं पीपल्स पार्टी हूँ। इसलिए भुट्टो ने कहा था, एक मैं पीपल्स पार्टी हूँ, एक मेरे अंदर भुट्टो है, एक आपके अंदर भुट्टो है। तो मैं तो वो भुट्टो का जो है पैरोकार और शदाई हूँ, इसलिए मैं पीपल्स पार्टी हूँ। और पीपल्स पार्टी की, लेकिन आजकल इमरान खान सब भी पैरोकार है, यही है। आजकल इमरान खान भी भुट्टो सब की बड़ी बात कर रहे हैं। कहीं आप टूवर्ड्स इमरान खान तो आपका झुकाव नहीं है? नहीं, आपने सुन ही लिया है, इमरान खान साहब को ऐसी बात नहीं है। लेकिन आइन पर अमलदारी जो है यकीनी बनाई जानी चाहिए। मैं इसलिए किसी के हक में, मैं पीपल्स पार्टी हूँ और पीपल्स पार्टी ही के हक में हूँ और पीपल्स पार्टी का ही रहूँगा। मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आइन से मावरा कोई चीज़ हो और मैं उसकी जो है तायीद करूं। अगर आइन से कोई मावरा है, मैं मुखासमत करता हूँ, मुखालफत करता हूँ, उसकी रेजिस्टेंस करता हूँ। वो किसी के अगर नज़रिए के करीब है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा झुकाव उस तरफ है। मेरी वाबस्तगी पाकिस्तान के साथ है, मेरी वाबस्तगी रियासत के साथ है, मेरी वाबस्तगी आइन के साथ है, और मेरी अपने पेशे के साथ है, और फिर पार्टी के साथ है। सो आप तरजीहात को देखते जाइएगा। पार्टी की वजह से मैं पाकिस्तान को या आइन को या उससे उसके मावरा नहीं रख सकता। पार्टी के अपने जो है मैं समझता हूँ, और पार्टी मेरी का इंटरेस्ट आइन की उसको बिसात को जो है मजबूती से थामने में है। आप यकीन कीजिएगा कि खुदा खाकम बदहन इस आइन को ना छेड़िएगा। ये इमरानी मुआहदे पर अमलदारी से ही पाकिस्तान न सिर्फ मुत्तहिद रहेगा, मजबूत होगा और मसाइल से निकलेगा इंशाअल्लाह। सो हमें चाहिए कि मोहतरम इमरान खान साहब कंटेनर से उतर आएँ और ये अपनी ईगो को छोड़ दें, जो PDM है, अपनी इना को छोड़ दें, और ये मिल बैठकर खुदारा इस मुल्क का सोचें, इस रियासत का सोचें। तमाम मामलात को जो है आप अपने उसमें बैठ कर तय करें। हर चीज़ जो है, कभी न्यूट्रल के हाथ में अपनी दाढ़ी दे देते हैं, कभी अदालतों के पीछे छुपते हैं। खुदारा ऐसा न करें। ये आवाम के साथ और इस रियासत खुदादाद पाकिस्तान के साथ ये कोई वफादारी नहीं होगी। तो वफादारी का जहां आपको आज़म है आर्टिकल 5 में, तो वफादारी का यही चीज मुतकाजी है कि मिल बैठकर आइए, एक टेबल पर मिल बैठकर जितनी जल्दी बैठने को तो कोई तैयार ही नहीं है ना, बैठने को तो तैयार ही नहीं है कोई भी फ्रीक। और अब शायद इमरान खान सब बैठने को तैयार है और हुकूमत उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब तो राना सनाउल्लाह सब कह रहे हैं कि उनको माइनस ही होना चाहिए, वो तो उनको फितना खान कहते हैं। मुझे बताएं कि ये राना सनाउल्लाह साहब की जो ज़बान है, क्या ये ज़ेब देती है एक वफाकी वज़ीर को? जो मरियम औरंगज़ेब की ज़बान है, क्या ये रियासती जो है आदाब से मावरा नहीं है? क्या ये जो माशाल्लाह जो तारड़ साहब कहते हैं या जो दूसरे हुकूमती अकाबरीन फरमाते हैं फरमूदात उनके,
क्या वो अच्छा है चूहा जब कहें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को? मुझे बताएं क्या ये जेब देता है इस किस्म की ज़बान? भले मेरी 100 मुखालफत हो, लेकिन एहतराम का कभी जो है दायरे से जो है नहीं निकलना चाहिए। ये तो हमने इखलाकियात की भी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। हमें तो चाहिए कि कौम के लिए और नौजवानों के लिए एक एग्जाम्पलरी, एक मिसाली तौर पर किरदार के तौर पर सामने आए सियासतदान जो है। अच्छा, ये तो उल्टा एक किस्म की खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं हम। जी बिल्कुल, ये तो वो आइडियल सिचुएशन है जो आप कह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, मिसाली बन जाए अगर हमारे पॉलिटिशियन, तो फिर किसी और फ्री को इंटरवीन करने की भी इजाज़त नहीं होगी। अभी जो पार्लियामेंट ने और फिर सेनेट में भी सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल की जो मंजूरी दी, आप सदर पाकिस्तान के पास है, अगर वो पास कर देते हैं तो ये कानून बन जाएगा। आप क्या समझते हैं कि ये जो चीफ जस्टिस के खुद नोटिस पर कदगन लगाई गई है या ये क्या ज़ाती इंटरेस्ट में किया गया? देखिए 100%। एक तो ये है कि ये बिल जो है ये कानून साजी हो ही नहीं सकती है आइन के मुताबिक, क्योंकि अगर 18वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 70 सब आर्टिकल 4 उसके तहत जो एक कंकरेंट लिस्ट तो ख़त्म कर दी गई, ठीक है, एक ही आई फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। उस फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के पार्ट 1 में आइटम 54 उसमें माने किया गया है कि पार्लियामान का जो दायरा इख्तियारात हैं वो ज़वाबित और कवायद जो है बाकी अदालतों के बारे में तो बनाने का अख्तियार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूड की गई है। सुप्रीम कोर्ट पर कोई ये कवायद और ज़वाबित नहीं बना सकते। लिहाजा ये तो लॉ ही उड़ा के तो आइन के मावरा है, कानूनी मावरा है आइन के। दूसरी बात ये मुझे बताएं कि दावड़ साहब को पता भी है कि ये तरमीम जो दी है उन्होंने, ये कि नवाज शरीफ और दूसरों को जो है 184(3) के तहत उन्होंने 184(3) जो आई है उसमें ये कहा है कि अपील का राइट दिया है। ये मोहसन दावड़ साहब को इदराक है इस चीज का, जरा वो सरदार साहब बिलावल साहब ने भी इंडोर्स किया है ये कौम को। सरदार साहब बिलावल साहब ने इंडोर्स किया, उसके बाद पास हुई है ये तरमीम जो आप कह रहे हैं, बिलावल साहब ने इंडोर्स किया है। देखें असूली तौर पर हम 62(1)(f) के ही खिलाफ हैं। ये ज़ियाउल हक ने पैवंदकारी की थी। किसी को सादिक और अमीन जज करने का कोई हक नहीं है। ये अल्लाह का और मेरा रिश्ता है। मैं अच्छा मुसलमान हूँ, मैं बुरा मुसलमान हूँ, ये अल्लाह का और मेरा रिश्ता है। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर जो है दुआए कनूत पढ़ाते रहे हैं और ये किसी को फतवा देना कि ये जो है सादिक और अमीन नहीं है या दायरा इस्लाम से खारिज, ये खुदारा बंद होना चाहिए। हम इस शिक के खिलाफ है असूली तौर पर। नवाज शरीफ को गलत निकाला गया है, एक अकामे पर निकाला गया है जो बेटे का एक कंपनी थी उससे तनख्वाह ना लेने में जो ले सकता था रिसीवेबल करके जो है उसे निकाला गया, गलत निकाला गया। और ये लेकिन अब सरदार साहब अगर ये कानून बन जाता है, ये कानून गलत है, कानून अगर ये पास तो ये बन जाए कैसे बनेगा? देखें ये नहीं हो जाए, हो गया है कानून तो हो गया है, लेकिन इसको उड़ा, ये आर्टिकल 8 में ये वॉइड है, कलदम है, नाकाबिल नफाज है। इसको अदालत उड़ा के परे फेंकेगी। हमारे एक तो पर्सन स्पेसिफिक है, ये पर्सन स्पेसिफिक यानी नवाज। अब मुझे बताएं 184(3) में ये 1973 से आइन आया है। 184(3) के अब आपने सारों को एक दफ़ा राइट ऑफ अपील 30 दिन के अंदर दे दिया, तो ये क्या मजाक है? और ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन वाला कॉन्सेप्ट आर्टिकल 270 AA हमने जो किए थे सारे उनको कवर दिया था। देखें इसको कोई कवर नहीं है, इसलिए ये तो कानून बन ही नहीं सकता है। सदर पाकिस्तान इसके ऊपर दस्तखत कर देंगे? सुप्रीम कोर्ट सदर पाकिस्तान इसके ऊपर दस्तखत करेंगे? नहीं करें तो फिर ये आगे कैसे बढ़ेगा? लेकिन ना करें, मैं खुद नहीं वो तो बढ़ जाएगा। एक दफ़ा मुस्तरद करेंगे, वो फिर वापस आएगा। जब ये दोबारा भेजेंगे तो ये 20 दिन का नुस्खा है, 20 दिन तक रुक सकता है और रुकेगा 20 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक ये कानून बन जाएगा। तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब जो है वो नोटिस नहीं ले सकेंगे, ये उनकी पावर्स जो है यहाँ पर कट कर ना फिर ये सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा के परे मारेगी, क्योंकि ये आइन के मुतसादिम है।
ये आइन में इसकी इजाज़त ही नहीं है, आइन में इस कानून साजी की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट जो है रूल्स एंड ऑर्डर्स 1980 के रूल्स ही करेंगे, जो आर्टिकल 191 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाए हैं आइनी अख्तियार इस्तेमाल करते हुए, और आइन में आर्टिकल 70 सब आर्टिकल 4 के जो स्केड्यूल है उसके पार्ट 1 में आइटम 54 पर इसे माने किया गया है कि ये लेजिस्लेचर का अख्तियार नहीं है, ये कानून साजी। आपके ख्याल से तो ये आइन में तरमीम कर सकते हैं, आइन में तरमीम कर सकते हैं, और आइन में तरमीम 2/3 दोनों हाउसेज में होने चाहिए, जो इस हुकूमत के पास नहीं है, अददी वो बर्तरी नहीं पहले है। आइन में तरमीम हो और फिर कानून साजी हो तो फिर वो जाकर इम्प्लीमेंट भी हो सकती है। और इस पर आपका ये कहना है कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट में ही बलडोज हो जाएगा, तो लिहाजा इसके ऊपर नवाज शरीफ जो है अपील का हक ही जो एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, या जो ये आ रही है ऑब्जर्वेशंस और तमाम तज्जिए आ रहे हैं कि हो सकता है कि नवाज शरीफ इस बुनियाद पर, इस कानून की बुनियाद पर अपील करें, वो भी फिर होता हुआ नजर नहीं आएगा। मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है, लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी सरदार साहब। नहीं, मगर एक चीज सुन लें, मोहतरम नवाज शरीफ साहब सिर्फ उस फैसले की वजह से ही नाअहल नहीं है, इनको सजा हुई है 10 साल के लिए, ये नैब के जो फैसला हुआ है जिसमें सजा हुई है इन्हें, उस वजह से भी नाअहल है 10 साल के लिए सियासत में हिस्सा लेने के। राइट, लेकिन उसमें नैब में भी जो जिस तरह से तरमीम की गई हैं, जितने वो कानून उसमें बनाए गए हैं, नहीं, वो तो अपील में है, वो तो अपील में है ना जी, वो तो सजा हो चुकी, वो तो अपील में है, अपील भी इनकी जो है दाखिल दफ्तर कर दी गई है। वो जब तक अपील का इनके हक में फैसला नहीं होता है तब तक ये नाअहल है 10 साल के लिए। राइट, लेकिन जो दूसरे केसेस थे उसमें तो वो एक एक करके केस ही खारिज होता जा रहा है, और जिसमें सजा है वो अपील में है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपके वक्त का। यहाँ पर कानूनी, आइनी और सियासी लिहाज से सरदार लतीफ़ कोसा साहब बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे थे। डिफरेंट उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जाहिर है कि वो कानूनी माहिर भी हैं और उसी बुनियाद पर आइन की इंटरप्रिटेशन के हवाले से भी बात कर रहे थे। नाजरीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।